नमस्कार, मैं हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम करियर की बातें। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग करियर विकल्पों की और कोशिश करते हैं आपको उन विकल्पों की सही और उपयोगी जानकारी दे सके। हमारे इस कार्यक्रम का विषय है ऑर्थोडेंटिस्ट के करियर के बारे में। ये क्षेत्र हमारी दांतों और जबड़ों की बनावट से जुड़ा हुआ है और हमारे आज के लाइफस्टाइल की वजह से आजकल काफ़ी डिमांड में भी है। इस क्षेत्र की जरूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद गुरलीन जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, हमने डेंटिस्ट्री के बारे में सुना है और ये डेंटिस्ट्री की एक ब्रांच, हमने डेंटल सर्जन के बारे में भी सुना है। सबसे पहले बताइए कि ऑर्थोडेंटिस्ट कौन होता है और ये डेंटिस्ट्री की कितनी बड़ी ब्रांच है? जी, बहुत खूब गुरलीन जी। ऑर्थोडोंटिक्स वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें तो इसका मतलब है ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट करना और डोंट मीन टीथ और ICS इक्स का मतलब है साइंस। सो जो साइंस दांतों को स्ट्रेट करती है, अगर लिटिल मीनिंग के बारे में जाएं, और हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसको बोलते हैं विकृत दंत चिकित्सा। इस स्पेशलिटी में इस ब्रांच जो डेंटल की ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं, जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जबड़ों की बनावट ख़राब है, टीथ की जो ओपन बाइट है, डीप बाइट है, बहुत सारी समस्याएं जो टीथ के संबंधी आपस की रहती हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं स्पेशलिटी में। और ये बड़ी सॉट आफ्टर ब्रांच है और हर डेंटिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन दे वांट टू ज्वाइन दिस ब्रांच। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑर्थोडोंटिक्स जो है दांतों की सबसे पहली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और ये इस्टेब्लिश हो गई थी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले, 125 ईयर्स पहले। इन 1899 दिस स्पेशलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। सो दैट वे इट इज़ द ओल्डेस्ट और द फर्स्ट डेंटल स्पेशलिटी इन द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। यस। अगर सर मैं आम भाषा में पूछूं तो दांतों की वो कौन सी समस्याएं हैं जिसका हल ऑर्थोडेंटिस्ट्री में है? जी, जो दांतों की समस्याएं जो ऑर्थोडोंटिक्स में हम एड्रेस करते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो जिनको भी बहुत सारे बच्चों को परेशानी रहती है, उनके दांत आगे पीछे हैं, उनकी बाइट ठीक नहीं है, दांत प्रोट्रूडिंग हैं, उनके फेस को देख के लगता है, उनकी स्माइल जब करते हैं दांत बहुत ज़्यादा बाहर नज़र आते हैं, टेढ़ा मेढ़ापन दांतों में है, दांतों में स्पेसिंग है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इस ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिटी में हम एड्रेस करते हैं। सर, हमारे दर्शकों के लिए बताइए जो ऑर्थोडेंटिस्ट बनना चाहते हैं, सो कौन सी पढ़ाई उनको करनी चाहिए? जी, सो ऑर्थोडोंटिस्ट बनने के लिए गुरलीन जी सबसे पहले तो आपको आफ्टर 10th यू नीड टू टेक मेडिकल स्ट्रीम इन +1 and +2 विद बायोलॉजी। वंस यू हैव पास्ड योर +2 एंड देन देयर इज़ ए एंट्रेंस टेस्ट कॉल्ड, आई थिंक एवरीबडी मस्ट बी, सभी लोगों को जानकारी भी होगी इस बात की, एक नीट एग्जामिनेशन होता है जो MBBS, BDS, BMS और नर्सिंग की एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है। तो उसमें आप पहले BDS की पढ़ाई करेंगे, बैचलर करेंगे डेंटिस्ट्री की। जब बैचलर की डेंटिस्ट्री की आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, जो कि 5 साल की है, उसके बाद एक अलग से एग्ज़ाम होता है जो जिसको बोलते हैं नीट MDS एग्जामिनेशन। वो भी एक सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन है। उसको जब क्लियर करते हैं देन यू कैन ज्वाइन MDS इन ऑर्थोडोंटिक्स। सर, इसी से एक सवाल मेरे मन में आया। आपने नीट एग्जामिनेशन की बात करी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। यदि किसी बच्चे का उसमें अच्छा रैंक नहीं है, थोड़ा पीछे है, सो देन आल्सो दे कैन गो फॉर दिस फील्ड? BDS में एडमिशन लेने के बाद मैडम नीट जो है 2 लेवल पे नीट है। आप तो एक तो आपका 12वीं के बाद है नीट, जो कि डिसाइड करेगा भी आपने डेंटिस्ट्री में जाना है। जब आपने डेंटिस्ट्री कर ली तो डेंटिस्ट्री में आजकल एडमिशन मिलना कोई अगर हम बात करें मेरिट वाइज तो MBBS के बाद ही प्रेफरेंस कर जाती है, तो नीट में एडमिशन मिलना BDS कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु BDS के बाद अगर ऑर्थोडोंटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी आपके दर्शक जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए नीट MDS एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना ज़रूरी रहेगा। अगर अच्छा रैंक, बिकॉज जो MDS की सीटें हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हैं, 500,000 सीट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। उसी में आपको यू नीड टू बी इन फर्स्ट 100 टू गेट ए गुड डेंटल कॉलेज जहाँ पे आप MDS की पढ़ाई कर पाएंगे इस स्पेशलिटी में, ऑर्थोडोंटिक्स में। सर, BDS और MDS की डिग्री की आपने बात करी, या कोई भी एसोसिएटेड डिप्लोमा है या डिग्री है, इसका टाइम पीरियड अवधि कितने हैं और इसके एंट्रेंस प्रोसेस के बारे में बताइए और उससे भी ज़रूरी फी स्ट्रक्चर।
जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, जो कि आई थिंक इसकी जानकारी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी रहेगी। अगर हम सबसे पहले बीडीएस की बात करें तो बीडीएस के लिए मैंने बताया नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है, जो ऑल इंडिया लेवल पे एजेंसी है जिसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और उसमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर बीडीएस के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ 1000 रुपीज़ में ही है पर ईयर, और प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 3 से 4 लाख से लेके अप टू 8 लाख तक भी पर ईयर जाता है। तो अगर हम 5 साल की पढ़ाई की बात करें बीडीएस की, तो 4 साल का खर्चा कैन रेंज फ्रॉम 3-4 लाख रुपए से लेकर 30-35 लाख तक हो सकता है। सिमिलरली अगर हम एमडीएस के बारे में बात करें बीडीएस करने के बाद, तो एमडीएस में भी ऐसे ही हमारे पास डेंटल कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जो एमडीएस का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख अप टू 15 लाख पर ईयर रहता है, और 3 साल की पढ़ाई होती है। जो बीडीएस है हमारी अंडर ग्रेजुएशन है जो 5 साल की है, और जो एमडीएस है वो 3 साल की है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एमडीएस की पढ़ाई है वो बहुत ही उसमें फाइनेंशियली वायबल रहती है, बट उसके लिए मेरिट बहुत हाई चाहिए। उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं एमडीएस करने के लिए, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा मिलता है, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो कि आपको 3 साल मिलेगा जी। सो फाइनेंशियली बहुत वायबल भी रहता है, और बेसिकली यू आर ट्रीटेड एज ए डॉक्टर विच आर सर्विंग द सोसाइटी एंड यू आर बीइंग पेड फॉर इट ड्यूरिंग योर स्टडीज, सो दैट इज अ बोनस। अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी चाहिए तो मेरिट में आना जरूरी, मेरिट में आना जरूरी, बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये एग्जामिनेशन पास करने के अलावा कोई पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो रिक्वायर होते हैं टू एक्सेल इन दिस फील्ड? सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है इस डेंटिस्ट्री में आने के लिए वो यही है, भी आपको थोड़ा बहुत डेंटिस्ट्री जैसे मेडिकल प्रोफेशन है उसमें पूरी साइंस इन्वॉल्व है। जो डेंटल साइंसेज हैं, चाहे वो डेंटिस्ट्री है, चाहे वो डेंटिस्ट्री के बाद कोई भी स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे कुछ ना आर्टिस्टिक वर्क भी रहता है। तो यू नीड टू बी गुड एट आर्ट एंड साइंस बोथ। और जो स्किल चाहिए वो बाय एंड लार्ज हर बच्चा जो भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता है वो सीख जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर स्टडी। तो ऐसा नहीं है कोई प्री रिक्विजिट स्किल्स है। तो आप थोड़ा सा आर्टिस्टिक अगर माइंड है तो आप अच्छा स्किल एक्वायर कर पाएंगे, अगर नहीं है तब भी आप यू विल बी ए गुड डेंटिस्ट। तो इट इज़ बेसिकली आर्ट एंड साइंस बोथ विच इज़ रिक्वायर्ड इन डेंटल स्पेशलिटी और डेंटिस्ट्री। डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग सर। करियर की बातें तो हम कर रहे हैं, साथ साथ दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हैं इस ब्रांच से, इस डेंटिस्ट्री साइंस से, और जनरली हम सोचते हैं कि जब तक हमारे अपने दांत हैं तब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाएं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू गो टू डॉक्टर, टू कंसल्ट अ डॉक्टर? जी, इसके बारे में आपने आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस मुझे लगता है अर्बन एरियाज़ में तो है, बट अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग जब इस प्रॉब्लम, जैसे दांत किसी के टेढ़े मेढ़े हैं, किसी के आगे पीछे हैं, कोई बाइट अच्छी नहीं है, जबड़े की डिसफिगरमेंट है, इस प्रॉब्लम को लेके जब हम रिपोर्ट करते हैं तो नॉर्मली काफ़ी लेट हो जाता है उसका ट्रीटमेंट, और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी डिमांडिंग होता है रिसोर्सेज के ऊपर, और चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारी नेशनल स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी है या इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वो रिकमेंड करती हैं भी हर बच्चे का जो चेकअप है इस तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए वो 7 साल पे होना चाहिए, 6 से 7 साल पे। तो उस साल पे अगर उस एज में कोई भी प्रॉब्लम अगर है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। नॉर्मली लोगों में धारणा है भी जो दांतों का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो अडल्ट एज में होता है या 12-13 साल पे होता है। ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स को हम पहले भी एड्रेस कर सकते हैं और करना भी चाहिए अगर हम उसको आइडेंटिफाई पहले कर पाते हैं। डेफिनेटली सर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और आजकल सुनने में आया है कि जैसे हमारी दांतों की बनावट है, सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनालिटी आल्सो। सो रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल सर बहुत चलन है अलाइनर्स का, ब्रेसेस का, इसके बारे में बताइए कि किस लिए ज़रूरी होते हैं और इन दोनों में खास फ़र्क क्या है? जी, देखिए पहले अगर हम कुछ 15-20 साल पहले की बात करें तो जब भी हमारे पास बच्चों की प्रॉब्लम आती थी भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत बाहर हैं, बाइट ठीक नहीं है, जबड़े की डिसफिगरमेंट है, तो एक ही ऑप्शन होता था ब्रेसेस, जो कि आपने देखा होगा मेटल के कैन से
ब्रैकेट्स होते हैं जो कि टीथ पे चिपका दिए जाते हैं, बॉन्ड कर दिए जाते हैं और वायर लगाई जाती हैं जो कि विजिबल रहती हैं हर इंसान को। जैसे बच्चा मूव करेगा घर के आसपास या कहीं भी जाएगा तो पता लगेगा भी सबको ब्रेसेस लगी हुई है बच्चे को। सो एक कॉस्मेटिक कंसर्न था सभी पेशेंट्स में या सभी जिनका भी ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उस कॉस्मेटिक कंसर्न को देखते हुए साइंस ने तरक्की की और सिंस अभी जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है हम बच्चों के अलावा बड़े लोगों में भी देख पा रहे हैं, अडल्ट लोग भी बहुत इसको ट्रीटमेंट को सीख कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलाइनर एक यू कैन से एस्थेटिक ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं जो कि टीथ के ऊपर पहननी होती है, जो ग्रेजुअली हमारे दांतों को मूव करती रहती हैं टू बेटर पोजीशंस। तो इसका फ़ायदा यही है भी ये एक एस्थेटिक ऑप्शन है। जो लोग ऐसे प्रोफाइल में हैं जहाँ पे विजिबिलिटी मैटर करती है और जो चाहते हैं हमारी ब्रेसेस विजिबल ना, हम ट्रीटमेंट कराना भी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शंस हैं। हालांकि आजकल ट्रेंड डिफरेंट चल गया है, अभी सब बच्चे भी यही चाहते हैं भी हम लाइनर लगवाएं। सो समथिंग विच इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज। अदरवाइज बेसिकली इसकी जो यू कैन से इसकी जो खोज हुई है, इसकी इन्वेंशन हुई है, वो इसीलिए हुई है भी ताकि जो ब्रेसेस की विजिबिलिटी को हम एड्रेस कर सके जो अडल्ट पेशेंट इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। जैसे जैसे सर आप जानकारी दे रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वैसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमारे दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं इसके इक्विपमेंट्स की, इस प्रोसेस की। सर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इस फील्ड को लेके, लोगों को लगता है कि ये बहुत प्रोसेस टेकिंग है ये, और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी कॉस्टली है। सो ये मिथ है या सच्चाई है? देखिए, ट्रीटमेंट तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो मैं मान सकता हूँ ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो सकता है किसी के लिए, बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव दीज डेज ऑल्सो। येस, बट इफ़ वी हैव टू चूज़ बिटवीन, अगर हमें ब्रेसेस और लाइनर के बीच में चूज़ करना हो तो लाइनर ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। डिपेंड करेगा हम कौन से लाइनर लगवा रहे हैं, लोकल बेस्ड लाइनर लगवा रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड कंपनी के लाइनर लगवा रहे हैं, जैसे इनविसालाइन है उनके लाइनर लगवा रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट का फ़र्क आएगा। येस, यू कैन से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं, बट उसमें क्या होता है डॉक्टर के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं पेमेंट के बारे में कुछ, बिकॉज ट्रीटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट विल टेक्स टाइम। आपने पहले क्वेश्चन के पहले भाग में पूछा भी ट्रीटमेंट को टाइम लगता है, उसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा भी ये जो दांतों की जो मूवमेंट है ये 1 मिलीमीटर पर मंथ ही पॉसिबल है, ये बायोलॉजिकल लिमिट है। तो अगर हम टीथ को बेटर पोजीशन पे मूव कर रहे हैं तो थोड़े मंथ्स, थोड़े इट कैन टेक 1 to 2 years, सो दैट पेशेंस नीड टू बी केप्ट। कई पेशेंट्स की डिमांड रहती है भी इसको जल्दी कर दो, हमें हर हफ्ते बुला लो, आप हर 10 दिन में बुला लो इसको ठीक करने के लिए, वैसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बायोलॉजिकल लिमिट को हम क्रॉस नहीं कर सकते, अदरवाइज हम टीथ की हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाएंगे। करियर पे वापस आते हैं सर। जी हम बात कर रहे थे एग्जामिनेशन की, स्किल्स रिक्वायर्ड की और मेरिट लिस्ट की। सर ये सब होने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज कौन सी खुलती हैं बच्चों के लिए? बीइंग ए डॉक्टर मैम, करियर अपॉर्चुनिटी तो सबसे बेस्ट है जो आप अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट, एज ए डेंटिस्ट, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस एंड देयर इज नो लिमिट टू दैट। बट अदरवाइज आपने स्पेसिफिकली पूछा है करियर के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल में आप एज ए डेंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर वैकेंसी ओपन है, ठीक है। और आजकल तो बहुत सारी जो प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप एज ए फैकल्टी भी अपॉइंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गेन्ड आफ्टर कंप्लीटिंग MDS। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट बाय एंड लार्ज जो मेजर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सभी लोग अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो करते भी हैं, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। सर जैसे आपने बताया मैक्सिमम मेजॉरिटी अपनी प्रैक्टिस प्रेफर करते हैं, उसके अलावा प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेकिन एनरोल। सर जैसे आप बहुत नोबल टीचिंग प्रोफेशन में हैं, इस प्रोसेस के बारे में बताइए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं फैकल्टी में आने के लिए। जी, जो भी मैम स्टूडेंट इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, दे विल हैव टू लाइक, अब अगर पंजाब की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब में ऑलमोस्ट 13 से 14 कॉलेज, डेंटल कॉलेजेस हैं। सो उन कॉलेज में कहीं भी वो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MDS दे कैन अप्लाई, एंड इफ़ दे विल हैव, इफ़ अगर कॉलेज के पास वैकेंसी है तो वो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई गवर्नमेंट अगर जॉब निकलती हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ भी आप अप्लाई करके अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे काम कर सकते हो। इट इज़ अपॉर्चुनिटी बेस्ड बेसिकली, इसमें आपका कोई ऐसा नहीं है भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप अप्लाई करिए, और अगर कॉम्पिटेंट हैं, अगर आपके पास एकेडमिक पोटेंशियल है तो यू विल बी सिलेक्टेड डेफिनेटली।
लवली जी। सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि देयर इज नो एज ग्रुप, पहले ऐसा होता था कि आफ्टर 30s या मिड 40s में जी। हमें डेंटिस्ट को कंसल्ट करते थे, लेकिन आजकल 5 साल के बच्चे, जैसे आपने बोला कि 6 years इज द जी, राइट जी, एज जी। टू कंसल्ट अ जी, जी। डॉक्टर। सो क्या वजह लगती है, क्या लाइफस्टाइल है जो इसको इनिशिएट कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से? बिल्कुल जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जो हमारी लाइफस्टाइल की चेंजेस होने की वजह से काफ़ी जो दिक्कतें हैं दांतों की बढ़ रही हैं। सो मच हो, चाहे वो हम कैविटीज़ की बात करें, चाहे हम गम प्रॉब्लम की बात करें, चाहे वो दांतों के टेढ़े मेढ़ेपन की या दांतों की बाइट ठीक नहीं होने की। आजकल क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे बच्चे और हम अडल्ट्स भी बहुत ही रिफाइंड डाइट खा रहे हैं। ब्रेड है, मैदा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो कि बहुत ही रिफाइंड है, जो कि आप मुंह में डालते हैं और आपका कोई एफर्ट ही नहीं है उसको चबाने में। सो दैट इज़ कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स विच इज़ नॉट गिविंग एनफ स्टिमुलस टू द जॉ। जबड़े को आपको स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा ग्रो करने के लिए, और वो साइज़ डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो ऑफ कोर्स दांतों में क्राउडिंग रहेगी या कुछ और विकृत जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी वजह से। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, डाइट का जो मेन लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है। डेफिनेटली सर, जी। जैसे आपने कहा कि डेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जी। स्टूडियो से बाहर भी कुछ दर्शकों से बात की है। जी आइए देखते हैं कि उनकी कौन सी समस्याएं हैं। जी। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे मुंह से ये गंदी स्मेल आती है या पायरिया की शिकायत होती है, हमारे मुंह में जो दांतों में पपड़ी जम जाती है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दांतों में पायरिया की समस्या क्यों होती है? तो दोनों आई थिंक दर्शकों ने यही पूछा है अभी, दांतों में पायरिया की समस्या क्यों होती है। पायरिया जो है एक मसूड़े की प्रॉब्लम है। वो उसका बेसिक कारण ये होता है अभी हम दांतों की सफाई पीरियोडिक चेकअप नहीं करवा रहे हैं। बहुत से लोगों में पायरिया देखा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है भी उन्होंने कभी डेंटिस्ट को दिखाया ही नहीं है। और डेंटिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ी आपने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में कहा भी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कुछ भी मेथड से, जिस भी मेथड से हम दांत क्लीन कर रहे हैं अपने, वो एनफ नहीं है। डिस्पाइट आवर बेस्ट क्लीनिंग एफर्ट, दांतों में कुछ ना कुछ मैल या कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स होते रहते हैं, और जो कि हमें क्लीन करवाने चाहिए आफ्टर 6 month 1 year डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट क्लीनिंग कैपेसिटी। जैसे अच्छे से क्लीन कर रहा है, जो बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है उसको 1 साल के बाद चेकअप कराना चाहिए, जो नहीं कर पा रहा वो 6 महीने बाद चेकअप कराता है। जो लोग कुछ चेकअप कराते नहीं है, तो उन केसेस में पायरिया की शिकायत पाई जाती है। उन पायरिया से पहले उनके दांतों में पपड़ी जम जाती है, जिसको हम टार्टर बोलते हैं, जिसको एक सिंपल स्कैनिंग प्रोसीजर से हम उसको रिमूव कर सकते हैं और पायरिया को चेक कर सकते हैं। सर, ये कॉस्मेटिक्स या डेंटल सर्जरी या इम्प्लांट्स जो आजकल सुनने में आते हैं, ये जी, शब्द जी। काफ़ी, इसके बारे में बताइए, क्या ये भी ऑर्थोडेंटिस्ट्री का पार्ट है? मैम, ये पार्ट डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडेंटिस्ट्री का पार्ट नहीं है Okay. पर से, बट यस, आजकल जैसे बहुत से अडल्ट पेशेंट जो हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को सीख कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। पहले क्या होता था, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता था, बच्चों का ट्रीटमेंट होता था, बच्चों की डेंटिशन नई होती थी, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती थी, कुछ भी कैविटी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, आपने ब्रेसेस लगाई, दांतों को ठीक कर दिया। आज की डेट में अगर हम अडल्ट पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। टार्टर जमा हुआ है, पायरिया भी है, कुछ दांत निकल चुके हैं, कहीं में कैविटी है, तो उस केसेस में जो एक आपने बात करी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की, इम्प्लांट्स की, इन सब की ज़रूरत साथ में साथ पड़ सकती है। तो इट बिकम्स ए मोर ऑफ ए इंटरडिसिप्लिनरी केयर रादर देन बीइंग ट्रीटेड बाय सिंगल पर्सन। ठीक है उस सर, जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है। करियर की बातें सर चलती जी। रहेंगी, इससे पहले एक और वीडियो बाइट लेते हैं हम। खाना खाने में दिक्कत होती है। एक आगे का ये दांत है जो बड़ा ये हिल रहा है काफ़ी टाइम से, और इसमें पेन भी होता है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट, इम्प्लांट मैं लगवा सकता हूँ क्या 72 की एज में? मेरी मिसेज़ को दांतों की प्रॉब्लम है, उनके दांतों में वो हिल रहे हैं और काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और मुंह में बदबू आ रही है थोड़ी सी। तो उसके संबंध में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से हम उसका इलाज कराएं। बिल्कुल जी। सो आई थिंक दर्शकों के बड़े इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं। जी। सबसे बड़ा जो दोनों दर्शकों ने पूछा है अभी, दांत उनके हिल रहे हैं और मुंह से बदबू आती है। मुंह से बदबू आने का कारण वही है भी हमारे दांतों पे टार्टर जमा होता है और हमारी क्लीनिंग अच्छी से नहीं है। और मुंह से बदबू के बहुत से कारण हो सकते हैं, बट सबसे बेसिक कारण यही होता है भी दांतों पे हमारे टार्टर जमा है, पपड़ी जमी हुई है, उसको क्लीन करवाएंगे तो बदबू बाय एंड लार्ज खत्म हो जाएगी, अगर कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है।
बट कई पेशेंट में स्केलिंग के बाद भी बदबू नहीं जाती है। उसका कारण हो सकता है उनका जो गट हेल्थ है, जो उनका पेट साफ़ नहीं रहता है, उनकी जो डाइजेशन ठीक नहीं है, उससे भी उनको दांतों में जो बदबू की समस्या हो सकती है। तो ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा तो दांत हिल रहे हैं। तो दांत अगर हिल रहे हैं तो हम मोबिलिटी को चेक कर सकते हैं किस ग्रेड की मोबिलिटी है। तो अगर वो ग्रेड 1-2 में है तो मोबिलिटी को हम उस दांत को स्प्लिंट करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपको किसी डेंटिस्ट को या किसी अच्छे डेंटिस्ट के साथ मिलना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, जो कि आपको इस हिलने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है अगर वो विद इन लिमिट्स है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 मोबिलिटी है तो उस दांत को निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे पहले भाई साहब ने पूछा, उनको हमें इम्प्लांट दे सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने पूछी, इम्प्लांट किस स्टेज तक लग सकते हैं। इम्प्लांट लगाने की मैम कोई भी जो है समय सीमा नहीं है। आपका अगर ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, या आपको बीपी नहीं है, अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, तो दांत इम्प्लांट तो 85 ईयर्स प्लस पे भी लग जाते हैं। क्या बात है सर, काफ़ी समस्याओं की बात करी हमने और काफ़ी हल भी डिस्कस किए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर की जी। पर सर, जब हम आखिरी सवाल मेरा, जब कोई भी हम करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एट द एंड एक विजन होता है हमारा कि आखिरी में क्या वो हमारी कमाई का स्रोत बनेगा या हम कितना कमा सकेंगे। सो एक बहुत ही साधारण सा सामान्य सा सवाल है कि एक अनुमानित कोई सैलरी हो जो इनिशियली हो और आफ्टर एक्सपीरियंस, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मैम आप अगर इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर मेरे पास एग्जांपल्स हैं तो आपके अगर इसके बारे में एलैबोरेट बात करें तो कोई लिमिट ही नहीं है मैम, हाउ मच यू कैन अर्न इन दिस स्पेशलिटी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन वर्क। और ऑर्थोडोंटिस्ट तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 50+ लाख रुपए महीना कमा रहे हैं मैम, और 1-2 लाख रुपए तो आप भूल ही जाइए। मतलब इट इज़ ए वेरी सिंपल, आप इमीडिएटली आफ्टर MDS आप 1-2 लाख रुपए की प्रैक्टिस तो इजीली कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। आप राइट वे में प्रैक्टिस करें मैम, अपने जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है मैम। ये वैलिड आपकी प्रोफेशन है, वैलिड आपकी इनकम है। आप अपना सही तरीके से अगर आप इसको अपनी इनकम को शो करेंगे तो कोई इनकम टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। Lovely, money is not a I think money should not be a question when you are choosing this profession. Absolutely. It is not a question. You will earn and earn in a big way. And it is when actually you are a noble dentist profession. and orthodontist. Yes, it is actually yes, a noble ma'am. profession. So बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, बहुत ही Same सरल here, तरीके से आपने समस्याओं को एड्रेस किया। सर की बातों से ये पता लगता है कि ये जो फील्ड है ये सिर्फ सम्मानजनक नहीं है, ये एक हैंडसम सैलरी भी इंश्योर करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी लाभदायक भी साबित होगा आपके लिए। जाते जाते मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमारे शोज़ अवेलेबल है, DD पंजाब, DD हरियाणा, DD चंडीगढ़। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं। आप हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म वेव पर भी देख सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नए विषय के साथ, नए करियर विकल्प के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।